फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और हम पढ़ रहे हैं ये मध्य प्रदेश के राजवंश। तो आज का हमारा राजवंश है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट चालुक्य शासकों के सामंत थे। बैतूल जिले के तिवारखेड़ एवं मुलताई से राष्ट्रकूटों के ताम्रपत्र मिले हैं। कहाँ से मिले इनके ताम्रपत्र? बैतूल जिले के तिवारखेड़ और मुलताई से। तिवारखेड़ वाली प्रशस्ति से चार राष्ट्रकूट नरेश। कौन कौन से? दुर्गराज, गोविंदराज, स्वामिकराज और नन्नराज के नाम ज्ञात होते हैं। इन राजाओं ने बैतूल क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित किया था। नन्नराज को युद्धशूर के नाम से भी जाना जाता है। नन्नराज का दूसरा नाम क्या है? युद्धशूर। इन प्रशस्तियों की मुहर में गरुड़ की आकृति अंकित है। संभवतः बादामी के चालुक्य वंशीय पुलिकेशन द्वितीय ने दुर्गराज को चालुक्य राज के जिला, मतलब पहले उसको राष्ट्र बोलते थे, राष्ट्र का प्रधान, और राष्ट्रकूट राज्यपाल को बोला जाता था, नियुक्त किया था। और अपने पद के कारण इनके वंश का नाम राष्ट्रकूट पड़ गया। क्या था कि जो पुलिकेशन द्वितीय था, पुलिकेशन द्वितीय, इन्होंने क्या किया था कि चालुक्य राज जो था उसके जिला का प्रधान राष्ट्रकूट राज्यपाल को कहते थे, दुर्गराज को नियुक्त किया था। इसीलिए इनका नाम जब से राष्ट्रकूट पड़ गया। नन्नराज ने अपने वंश के चिन्ह के रूप में गरुड़ का चयन किया था। लगभग इसी समय दक्षिण में मान्यखेत मान्यखेत के राष्ट्रकूटों का गौरव काल दंती दुर्ग अधीनता में आरंभ हुआ। वह चालुक्य शासक को अपना अधिपति मानता था। दंती दुर्ग क्या करता था? ये चालुक्य शासक को अपना अधिपति मानता था। चालुक्य शासक विक्रमादित्य की मृत्यु के उपरांत उसने अपने राज्य का विस्तार आरंभ कर दिया था। जब विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई तब उसके बाद दंती दुर्ग ने अपने राज्य का विस्तार प्रारंभ किया और मालवा पर अधिकार कर लिया। दंती दुर्ग ने मालवा पर जैसे विजय की घोषणा की तो उसने क्या करवाया? उज्जैन में हिरण्यगर्भ दान का आयोजन करवाया था अपनी विजय की घोषणा करने के लिए। दंती दुर्ग के पश्चात कृष्ण प्रथम गद्दी पर बैठा। पुराने मध्य प्रदेश का मराठी भाषा जो क्षेत्र था वो पूरा भाग, संपूर्ण भाग उसके अधिकार में आ गया था। किसके? कृष्ण प्रथम। और एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण भी कृष्ण प्रथम ने ही करवाया था। कृष्ण प्रथम के बाद गोविंद द्वितीय गद्दी पर बैठा, जिसे उसके छोटे भाई ध्रुव ने गद्दी से हटाकर राज्य पर अधिकार कर लिया। गोविंद द्वितीय गद्दी पर बैठा था लेकिन उसके छोटा भाई कौन था? ध्रुव। इसने इसे गद्दी से हटा दिया था। ध्रुव एक महान शासक सिद्ध हुआ। ध्रुव के समय राष्ट्रकूट सर्वोच्चता को चुनौती देने वाली कोई शक्ति भारत में नहीं थी। ध्रुव के पुत्र गोविंद तृतीय ने, ध्रुव का पुत्र कौन था? गोविंद तृतीय। इसने अपने पिता की कीर्ति को आगे बढ़ाया और उसने अनेक दान पत्र मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए। ऐसे बहुत से उसके दान पत्र प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात अमोद वर्ष या शर्व, इसको अमोद वर्ष को शर्व भी बोलते हैं, गद्दी पर बैठा। अमोद वर्ष ने मान्यखेट नगर बसाया। वह एक विद्वान शासक था। उसने स्वयं कविराज मार्ग नामक ग्रंथ लिखा। किसने लिखा? ये अमोद वर्ष ने। अमोद वर्ष के बाद उसका पुत्र कृष्ण द्वितीय राजा बना। बेगुमरा पट्टों से ज्ञात होता है कि मिहिर भोज को अमोद वर्ष के पुत्र कृष्ण द्वितीय से संघर्ष करना पड़ा था, किंतु दोनों ही इस संघर्ष से लाभ पाने में असमर्थ रहे। दोनों को ही इसमें लाभ नहीं मिला। कृष्ण द्वितीय के बाद उसका पौत्र इंद्र तृतीय शासक बना। इसके बाद अमोद वर्ष द्वितीय के तो फिर घटना नहीं घटी।
अब इसके बाद कौन आया? गोविंद चतुर्थ आया, जिसे उसके चाचा अमोधवर्ष तृतीय द्वारा गद्दी से हटा दिया गया। गोविंद चतुर्थ गद्दी पर बैठ तो गया, लेकिन क्या हुआ कि थोड़े ही समय बाद अमोधवर्ष तृतीय द्वारा ये गद्दी से हटा दिया गया, जो कि उसका चाचा था। अमोधवर्ष तृतीय का विवाह त्रिपुरी के कलचुरी नरेश युवराज की बेटी कुंदका देवी से हुआ। इस समय बुंदेलखंड की ओर एक सैन्य अभियान राष्ट्रकूटों द्वारा किया जाकर कलिंजर और चित्रकूट के किलों को अधिकार में ले लिया गया। इन्होंने क्या किया कि एक सैन्य अभियान चलाया और कलिंजर और चित्रकूट के किलों पर अधिकार कर लिया। कृष्ण तृतीय इसके पुत्र ने डहाल प्रदेश किसको बोलते हैं? जो जबलपुर है अभी का, उसको डहाल बोलते थे पहले। डहाल प्रदेश पर आक्रमण कर कलचुरी नरेश लक्ष्मणराज तृतीय को पराजित किया था। इसके बाद कलचुरी और राष्ट्रकूट में मित्रता संबंध टूट गए। जो पहले विवाह आदि से संबंध बने हुए थे, मित्रता थी, वो जैसे ये नरेश लक्ष्मणराज तृतीय को पराजित किया इसने, तो वो संबंध टूट गए। कृष्ण तृतीय के बाद उसका छोटा भाई खेतिग गद्दी पर बैठा, परंतु इसके समय तक राष्ट्रकूटों का सत्ता सूर्य अस्तांचल की ओर मुड़ गया था। कृष्ण तृतीय के बाद उसका छोटा भाई गद्दी पर बैठ तो गया, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा था? इनका साम्राज्य पतन की ओर चला जा रहा था। मालवा के परमार राजा सियक ने राष्ट्रकूट राज्य पर आक्रमण कर इनकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत थी, इसको लूट लिया। और जब राजधानी को ही लूट लिया तो सत्ता का अस्त होने चला था इनका। खेतिज्ञ के पश्चात उसका भतीजा कर्क द्वितीय, खेतिज्ञ के बाद कौन बना? ये भतीजा था इसका, कर्क द्वितीय राजा बना। उसकी अयोग्यता का लाभ उठाकर उसके चालुक्य सामंत तैलप द्वितीय ने उसे परास्त कर राष्ट्रकूटों के साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और राष्ट्रकूट शासन का अंत हो गया। कर्क द्वितीय को परास्त किया था चालुक्य सामंत तैलप द्वितीय ने। अब आके इनकी वंशावली देखते हैं। इनकी वंशावली क्या थी? दंती दुर्ग, उसके बाद ये आपका कृष्ण प्रथम, ये चतुर्थ यहाँ आएगा, चतुर्थ कृष्ण प्रथम, फिर गोविंद द्वितीय, फिर ध्रुव, अमोघवर्ष चतुर्थ, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष प्रथम, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण तृतीय, ये खोत्तिम, कर्क द्वितीय और इंद्र चतुर्थ। तो ये वंशावली थी। तो ये था आपका राष्ट्रकूट वंश। अगला राजवंश है हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश की एक शाखा मालवा की वंश परंपरागत शासक बन गई थी और इस वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था। इसके 4 पुत्रों ने विभिन्न स्थानों पर राज्य किया। इस वंश का शासक कौन था? हरिश्चंद्र था और इसके 4 पुत्र थे जिसने अलग अलग स्थानों पर राज किया था। इनमें से एक ने ही उज्जैनी में राज्य स्थापित किया। इस वंश को ख्याति फैलाने का कार्य उज्जैनी के शासक नागभट्ट प्रथम ने आरंभ किया था। नागभट्ट ने गुजरात से लेकर ग्वालियर तक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इस प्रकार नागभट्ट ने प्रतिहार वंश की श्रेष्ठता को आरंभ किया। किसने श्रेष्ठता आरंभ की? नागभट्ट ने। नागभट्ट प्रथम के बाद उसके भाई के पुत्र कक्कुक और देवराज गद्दी पर बैठे। देवराज का पुत्र वत्सराज प्रतिहार वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक था। वह एक शक्तिशाली शासक था। उसने गोंड या बंगाल के राजा धर्मपाल को पराजित किया और उसका छत्रप उठाकर ले गया और परंतु राष्ट्रकूट ध्रुव से पराजित होकर मरुस्थलों में भटकना पड़ा। ये बंगाल के राजा धर्मपाल से तो जीत गया, लेकिन इसको किसने हरा दिया? राष्ट्रकूट शासक जो ध्रुव था उसने इसको पराजित कर दिया था। वत्सराज के पश्चात उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय, वो नागभट्ट प्रथम था, ये नागभट्ट
कौन था ये? वत्सराज का पुत्र था। ये शासक बना और उसने अपने राजवंश की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया। जो हार जाने के बाद साम्राज्य का पतन हो गया था, उसको इसने फिर से उसी प्रतिष्ठा को फिर से वापस ले आया। नागभट्ट द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी रामभद्र दुर्बल शासक सिद्ध हुआ, लेकिन इसका जो पुत्र था वो दुर्बल शासक सिद्ध हुआ और उसने सिर्फ 3 वर्ष शासन किया। परंतु इसका पुत्र मिहिर भोज एक शक्तिशाली शासक हुआ। भोज ने कन्नौज को राजधानी बनाकर आरंभ के कुछ वर्षों में ही मालवा, राजपूताना और मध्य प्रदेश में अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया। मिहिर भोज के पश्चात उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम सिंहासन पर बैठा, जो निर्भय राज्य भी कहलाया। महेंद्रपाल प्रथम को क्या निर्भय राज्य भी कहते हैं। उसका साम्राज्य हिमाचल से लेकर विंध्याचल तक और पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक विस्तृत था। महेंद्रपाल के पश्चात उसका पुत्र भोज द्वितीय राजा बना, परंतु कुछ समय पश्चात उसके सौतेले भाई, इसका जो सौतेला भाई था महिपाल, उसने उसको गद्दी से उतार दिया और सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात उसका पुत्र महेंद्रपाल द्वितीय शासक बना और फिर देवपाल, विनयपाल, महिपाल, विजयपाल, ये सब क्या हुए? दुर्बल शासक सिद्ध हुए। देवपाल के समय में प्रतिहार साम्राज्य खंडित होने लगा था। देवपाल के समय से ही ये साम्राज्य खंडित होने लगा था। अंततः प्रतिहार साम्राज्य को अहिलवाड़ के चालुक्यों, जेजाक भुक्ति के चंदेलों, डहाल के चेदियों, मालवा के परमारों, दक्षिण राजपूताना के गोहिलों और शाकांभरी के चौहानों, ग्वालियर के कच्छपों, इन सब ने बाद में क्या हुआ कि जब पतन होने लगा प्रतिहार वंश का, तो इन्होंने इस वंश को बांट लिया। सबने अलग अलग जीतकर इसको बांट लिया। तो ये आपके कंप्लीट होता है प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश।